हम सबने मारियो, कॉन्ट्रा और पैकमैन जैसी गेम्स को बचपन में बहुत खेला है। इन गेम्स से न जाने कितनी ही यादें जुड़ी हुई हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि ये गेम्स किसने बनाई? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये सारी गेम्स एक ही कंपनी ने बनाई है, और ये कंपनी कोई 20-30 साल पुरानी कंपनी नहीं है, बल्कि लगभग 140 साल पुरानी कंपनी है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंटरप्रेन्योर स्टोरी। आज हम बात करने वाले हैं निंटेंडो कंपनी के बारे में, जिसने सुपर मारियो, कॉन्ट्रा, डोंकी कॉन्ग जैसी वर्ल्ड फेमस गेम्स बनाई। निंटेंडो की शुरुआत फुसाजीरो यामाउची ने 1889 में कोयोटो जापान में की थी। शुरू में ये एक छोटी सी कार्ड डिजाइनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन शॉप की थी। जापान में 1880s के टाइम सभी तरह के कार्ड्स थे, बस हानाफुसो कार्ड्स को छोड़कर। हानाफुसो कार्ड्स में नंबर नहीं होते थे, जबकि बस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स एंड एनिमल्स होते हैं, और वो भी हैंड प्रिंटेड। निंटेंडो के कार्ड्स बहुत ही हाई क्वालिटी और यूनिक होते थे, और इसी वजह से याकुजा गैंग, जो कि जापान की सबसे बड़ी गैंग थी, उनका ध्यान निंटेंडो पर गया और वो इन कार्ड्स को गैम्बलिंग में यूज़ करने लगे। और देखते ही देखते निंटेंडो कार्ड्स याकुजा गैंग के लार्जेस्ट सप्लायर बन गए। धीरे धीरे निंटेंडो का बिजनेस बढ़ने लगा और उन्होंने कार्ड्स पेंट करने के लिए एक छोटी सी टीम भी हायर कर ली थी, जिससे कि वो कार्ड्स की बढ़ती डिमांड को पूरा कर सकें। फिर उन्होंने जापान में एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया और कुछ ही सालों में वे जापान के लार्जेस्ट कार्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गए थे। अब तक यामाउची 79 साल के हो गए थे और उन्होंने कंपनी से रिटायरमेंट ले ली और कंपनी की कमान अपने दामाद शिगेरुयो के हाथ में दे दी थी। 20 सालों तक उन्होंने कंपनी को और एक्सपेंड करा और कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले गए। फिर अचानक से इनकी भी डेथ हो गई, जिसके चलते कंपनी की सारी कमान उनके पोते यानी हिरोशी यामाउची को संभालनी पड़ी, जो कि उस वक्त यूएसए में लॉ पढ़ रहे थे। चलिए आगे जानते हैं कैसे इस यंग लड़के ने कार्ड कंपनी को वर्ल्ड क्लास गेमिंग कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। हिरोशी यामाउची ने कंपनी की कमान तो संभाल ली, पर यंग होने की वजह से कोई उन्हें एज ए प्रेसिडेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। इसके चलते उन्होंने सारे रिलेटिव एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, जिससे कि कोई उनके डिसीजन को चैलेंज ना कर पाए। अब हिरोशी के सामने चैलेंज था कि वो कैसे फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाएं। उसी साल हिरोशी न्यू आइडिया की खोज के लिए न्यूयॉर्क गए थे, तो वहाँ जाकर उन्होंने नोटिस करा कि डिज्नी कैरेक्टर बहुत फेमस हो रहे हैं। फिर क्या था, उन्होंने डिज्नी के साथ डील करके डिज्नी कार्ड लॉन्च कर दिए और ये आइडिया काफ़ी हिट रहा। हिरोशी न्यू बिजनेसेस ट्राई कर रहे थे, जिससे कि उनकी कंपनी ग्रो कर पाए। हिरोशी ने रेंटल टैक्सी, टॉय रोबोट वैक्यूम क्लीनर, होटल्स और इंस्टेंट नूडल बिजनेस ट्राई करे, बट सारे के सारे बिजनेस फेल हो गए। इन सभी फेल्ड बिजनेसेस से कंपनी लॉस में जा रही थी। कंपनी को न्यू प्रोडक्ट चाहिए था जो कि कंपनी को नेक्स्ट ब्रेक थ्रू दिलवा सके। 1966 में जब हिरोशी फैक्ट्री से ऑफिस जा रहे थे, तभी उनका एक वर्कर एक एक्सपेंडेबल हैंड से खेल रहा था। उसे देखकर हिरोशी ने उस वर्कर गनपेई योकोई को ऑफिस में बुलाया और उससे सेम प्रोडक्ट बनाने को कहा, और गनपेई को तुरंत प्रमोशन देकर इस न्यू प्रोडक्ट का हेड बना दिया गया। जैसे ही ये एक्सटेंडेड हैंड टॉय मार्केट में लॉन्च किया गया, ये हिट हो गया और निंटेंडो ने एक्सटेंडेड हैंड के 1.2 मिलियन यूनिट्स बेचे, जिससे अब कंपनी का विजन क्लियर हो चुका था कि उनको अब गेम एंड टॉय इंडस्ट्री में ही आगे जाना है। और इस सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च के तुरंत बाद ही गनपेई को एक न्यू आइडिया आया। एक बार गनपेई मेट्रो से जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक बिजनेसमैन टाइम पास के लिए अपने कैलकुलेटर से नंबर गेम खेल रहा था। इसे देखकर उन्हें पॉकेट गेम की याद आई और यहीं से निंटेंडो गेमिंग कंसोल की मार्केट में एंटर करा और 1980 में निंटेंडो ने अपना पहला पोर्टेबल गेम कंसोल गेम एंड वॉच लॉन्च करा। इसमें काफ़ी सिंपल गेम्स होती थी, जिससे कि इसे हर उम्र का कस्टमर खेल सकता था। देखते ही देखते ये गेम बेस्ट सेलर बन गई। ये गेम जापान में इतनी फेमस हो गई कि दुकानों पर इसको खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइन लगने लगी। वर्ल्ड में आर्केड गेम्स का बिजनेस बूम कर रहा था, जिसको देखते हुए निंटेंडो ने भी आर्केड गेमिंग के बिजनेस में एंटर करा और अपनी 3000 आर्केड गेमिंग कंसोल यूएस मार्केट में भेज दी। पर ये गेम किसी को पसंद नहीं आई, क्योंकि ये गेम यूएसए की गेम गैलेक्सी इन्वेडर की कॉपी थी और इसके चलते ये आइडिया फेल हो गया। पर फिर निंटेंडो की डूबती नैया को शिगेरू मियामोटो ने बचाया। फर्स्ट टाइम मियामोटो ने मारियो का कैरेक्टर डेवलप करा और डोंकी कॉन्ग गेम बना दी, जो कि यूएस में बहुत फेमस हुई और आर्केड बिजनेस चलने लगा। वहीं निंटेंडो ने अपनी होम मार्केट यानी कि जापान में फैमिकॉम टीवी गेमिंग कंसोल लॉन्च कर दिया था, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा। होम मार्केट की सक्सेस को देखते हुए अब हिरोशी इस कंसोल को वर्ल्ड वाइड बेचना चाहते थे, तो उन्होंने फैमिकॉम को रीब्रांड करके NES यानी निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम कर दिया और उसे 1984 में
यूएसए में लॉन्च कर दिया। आर्केड मशीन की फेलियर के बाद NES को कोई रिटेलर सेल करने को तैयार नहीं था। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हिरोशी ने रिटेलर्स को इस गेम की बायबैक की वारंटी दी और कंसोल का प्राइस भी काफ़ी कम रखा गया। इसको देखते हुए सभी रिटेलर मान गए। ये आइडिया काफ़ी इनोवेटिव था और लोग इससे काफ़ी पसंद भी कर रहे थे। NES कंसोल के साथ नाइंटेंडो ने सुपर मारियो गेम भी लॉन्च की, क्योंकि हिरोशी जानते थे कि एक अच्छे कंसोल के साथ अच्छी गेम्स का भी होना कितना इंपॉर्टेंट था। उसी के साथ साथ गेम डिजाइनर शिकोरू ने गेम्स की साउंड पर खासा ध्यान दिया, जिससे कि गेमिंग के एक्सपीरियंस को और एनहेंस करा जा सके। नाइंटेंडो का ये NES गेमिंग कंसोल हिट रहा और एक ही साल में 3 मिलियन कंसोल सेल हो गए और दूसरे साल में 6 मिलियन और पूरे लाइफ टाइम में 60 मिलियन कंसोल सेल कर दिए गए। नाइंटेंडो की पॉपुलैरिटी डे बाय डे बढ़ती ही जा रही थी। कंपनी ने कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए गेमिंग कंपटीशन भी लॉन्च करे और गेमिंग मैगजीन्स भी। गेम डिजाइनर शिकोरू ने कुछ दिन बाद न्यू पॉकेट गेमिंग कंसोल गेम बॉय लॉन्च कर दिया। ये प्रोडक्ट सुपर हिट रहा। ये 90s में इतना फेमस हो गया कि रशिया के एक एस्ट्रोनॉट इसे अपने साथ स्पेस स्टेशन तक ले गए थे। फिर नाइंटेंडो ने वर्चुअल बॉय, जो कि VR गेमिंग का अर्ली वर्जन था, बट कलरफुल ना होने की वजह से ये प्रोडक्ट बुरी तरह पिट गया। इसके फेलियर के पीछे कई रीजन थे, जैसे कि इसे यूज करने के बाद हेडेक और डिजीनेस की कंप्लेन आ रही थी। अब तक नाइंटेंडो गेमिंग इंडस्ट्री का मार्केट लीडर बन गया था, लेकिन तभी सोनी ने अपना प्ले स्टेशन लॉन्च कर दिया, जो कि सुपर डुपर हिट रहा। नाइंटेंडो ने भी सोनी को टक्कर देने के लिए 64 बिट का गेमिंग कंसोल गेम क्यूब लॉन्च कर दिया था, पर सोनी के प्ले स्टेशन के आगे गेम क्यूब के ग्राफिक काफ़ी कम थे। और कुछ दिनों बाद 2000 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना गेमिंग कंसोल Xbox भी लॉन्च कर दिया। नाइंटेंडो की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही थी, साथ ही डे बाय डे उनका रेवेन्यू डाउन होता जा रहा था। जहां पहले नाइंटेंडो गेमिंग कंसोल में नंबर 1 पोजीशन पर होता था, वहीं उसकी पोजीशन 3 पर आ गई थी। 2003 में हिरोशी, जो कि कंपनी के 50 साल से प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी रिटायरमेंट ले ली थी। अब कंपनी का फ्यूचर बहुत डार्क नजर आ रहा था। फिर 2006 में नाइंटेंडो ने Wii लॉन्च किया, जो कि जेस्चर से चलने वाला गेमिंग कंसोल था। इसे खेलना बहुत आसान था और इसे हर उम्र के लोग खेल सकते थे। इसमें बॉलिंग, टेनिस जैसे गेम्स डाली गई थी, साथ ही होम एक्सरसाइजेज की गेम्स भी बनाई गई। ये प्रोडक्ट काफ़ी इनोवेटिव था और सक्सेसफुल भी रहा। नाइंटेंडो की Wii ने लाइफ टाइम में टोटल 102 मिलियन यूनिट सेल करे। फिर नाइंटेंडो ने 2010 में Wii U लॉन्च करा, जो कि बुरी तरह से फेल हो गया। जहां Wii के कंपनी ने 102 मिलियन यूनिट सेल करे थे, वहीं Wii U के सिर्फ 12 मिलियन यूनिट सेल करे। 2010 के बाद कंपनी की मार्केट वैल्यू और सेल डे बाय डे कम होती जा रही थी। इतने बड़े डाउनफॉल के बाद नाइंटेंडो ने 2017 में नाइंटेंडो स्विच लॉन्च करा, जिससे कि कस्टमर एक पोर्टेबल गेमिंग डिवाइस की तरह यूज कर रहे थे। उसी के साथ ही टीवी से कनेक्ट करके गेम भी खेली जा सकती थी। नाइंटेंडो की गेमिंग क्वालिटी और कंसिस्टेंसी ही नाइंटेंडो को बाकी सारी कंपनी से अलग बनाती है। नाइंटेंडो की गेम्स सिंपल और एंटरटेनिंग होती है। साथ ही नाइंटेंडो अपनी गेम खुद ही बनाते हैं, जो कि इसे बाकी सभी गेमिंग कंसोल कंपनी से अलग बनाती है। नाइंटेंडो स्टार्टिंग से ही काफ़ी इनोवेटिव कंपनी रही है। वे कार्ड्स गेमिंग से गेमिंग इंडस्ट्री में आए और आर्केड कंसोल से लेकर गेमिंग कंसोल में इनोवेशन करा और लोगों को न्यू प्रोडक्ट से एंटरटेनमेंट किया। कई लोग नाइंटेंडो की मारियो गेम को अपने चाइल्डहुड का बेस्ट पार्ट मानते हैं। देखते हैं नाइंटेंडो कैसे आगे और क्या इनोवेट करती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।